नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो प्रकार की मिश्र धातुओं में सोने तथा चांदी 7:22 तथा 21:37 के अनुपात में है। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने तथा चांदी 25:62 के अनुपात में विद्यमान हो। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम एलिगेशन लगाने के लिए या तो हम तीनों जगह से सोना लेके एलिगेशन लगाएंगे या हम तीनों जगह से चांदी लेके एलिगेशन लगाएंगे। तो हम तीनों जगह से सोना लेके एलिगेशन लगा लेते हैं। अब देखिए पहले मिश्र धातु का हमें रेशियो क्या दिया 7:22, यानी 7 यूनिट सोना होगा तो 22 यूनिट क्या होगा चांदी होगा, यानी 7 यूनिट सोना है टोटल कितने में से 29 यूनिट में से। अब देखिए दूसरा हमें रेशियो क्या दिया 21:37, यानी 21 यूनिट अगर सोना होगा तो 37 यूनिट क्या होगा चांदी होगा, यानी 21 यूनिट सोना है टोटल कितने में से, टोटल जो है 58 यूनिट में से। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक हमारा नया मिश्र धातु बन रहा है उसका हमें रेशियो क्या दे रहा है 25:62, यानी 25 यूनिट सोना है तो 62 यूनिट क्या है चांदी है, यानी 25 यूनिट सोना है टोटल कितने में से, टोटल जो है 87 यूनिट में से। अब देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो है हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बट्टे में है हम उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से सभी जगह हम गुना करेंगे। तो देखिए 29, 58 और 87 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 174। तो हम सभी जगह 174 से गुना करेंगे। हम यहाँ 174 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 174 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम 174 से गुना करेंगे। अब देखिए 29 से 174 कितने बार में जाएगा, 29 से 174 कितने बार में जाएगा, 29 से 174 6 बार में जाएगा। 58 से 174 कितने बार में जाएगा 3 बार में। और 87 से 174 कितने बार में जाएगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम 7 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42। 21 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। उसके बाद हम 25 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ जो है एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन लगाते हैं तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 63 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद हम 50 में से 42 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी इन दोनों मिश्र धातु को अगर हम 13:8 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो है हमारा एक नया मिश्र धातु बन के आएगा। उसमें जो है सोना और चांदी का रेशियो कितना हो जाएगा 25:62 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 13:8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। हमें क्या निकालना है, पूरी संपत्ति का मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पुत्र और पत्नी के शेयर का हमें रेशियो दिया है। पुत्र और पत्नी के शेयर का हमें रेशियो क्या दिया है 3:1 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पत्नी और पुत्री के शेयर का हमें रेशियो दिया है। पत्नी और पुत्री के शेयर का भी रेशियो में कितना दिया है 3:1 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस संपत्ति में से पुत्र को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो पत्नी को कितना मिल रहा है 1 यूनिट। और यहाँ देखिए पत्नी को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो पुत्री को कितना मिल रहा है 1 यूनिट। अब देखिए पत्नी को यहाँ जो है 1 यूनिट मिल रहा है और यहाँ 3 यूनिट मिल रहा है। तो हम सबसे पहले पत्नी के शेयर को हम बराबर करेंगे। अब देखिए हम इस 1 और 3 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस 1 में 3 से गुना और इस 3 में 1 से गुना कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। और हम यहाँ अगर 1 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 1 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9:, ये हमारा हो जाएगा 9:3 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पुत्र पत्नी और पुत्री के हम शेयर का रेशियो निकाल सकते हैं। पुत्र पत्नी और पुत्री के शेयर का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पुत्र का हिस्सा अगर 9 यूनिट है, पुत्र का हिस्सा अगर 9 यूनिट है तो पत्नी का हिस्सा कितना है, पुत्र का हिस्सा अगर 9 यूनिट है तो पत्नी का हिस्सा कितना है 3 यूनिट।
पत्नी का हिस्सा अगर 3 यूनिट है तो पुत्री का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट है। अब देखिए हमने मान लिया कि उस संपत्ति में से पुत्र को अगर 9 यूनिट मिल रहा है तो पत्नी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, और पुत्री को कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। तो देखिए यहाँ जो है पुत्री को कितना कम मिल रहा है, पुत्र से यहाँ पुत्री को कितना कम मिल रहा है, 8 यूनिट कम मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया कि पुत्र से पुत्री को जो है 10,000 रुपये कम मिल रहा है, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 10,000 रुपये दिया है। इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10,000 रुपये दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 से भाग देंगे। तो देखिए ये 8 से कितने बार में जाएगा, एक बार में, हाथ में 2 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 8 से 2 बार में जाएगा, 20 8 से 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 40, 40 8 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 1 0 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1250 रुपये निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूरी संपत्ति का मूल्य। तो देखिए पुत्र को कितना मिला है उस संपत्ति में से 9 यूनिट, पत्नी को कितना मिला है 3 यूनिट, और पुत्री को कितना मिला है 1 यूनिट, यानी टोटल संपत्ति कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 13 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 13 से गुना करेंगे। तो देखिए 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 65 के 5, हाथ में 6, हाथ में 6, ये हमारा हो जाएगा 26, 26 और 6 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हाथ में 3, 13 और 3 क्या हो जाएगा, 16। यानी यहाँ से पूरी संपत्ति का मूल्य क्या निकल के आ गया, पूरी संपत्ति का मूल्य निकल के आ गया 16,250 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16,250 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। तो देखिए वेतन में पहले 20% का वृद्धि हो रहा है, वेतन में पहले 20% का वृद्धि हो रहा है। तो हम इस 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी पहले वेतन अगर 5 यूनिट होगा तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 5 पे 1 का वृद्धि होगा तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। तो देखिए वृद्धि को अगर हमें समाप्त करना है, यानी वृद्धि कितना हुआ है, 1 यूनिट, यानी वृद्धि को हमें समाप्त करना है, यानी वेतन में हमें 1 यूनिट का कमी करना पड़ेगा। कितने पर, 6 यूनिट पर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कटौती प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 3 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 50/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। यानी पहले वाले वेतन पर वापस जाने के लिए वेतन में हमें 16 सही 2/3% का कटौती करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये की कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च किए। उसने उनमें से 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपये की कीमत पर बेची और शेष प्रत्येक 550 रुपये की कीमत पर। तदनुसार उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना रहा। हमें क्या निकालना, लाभ या हानि का कुल प्रतिशत निकालना है। तो देखिए लाभ या हानि का कुल प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल सीपी और टोटल एसपी निकालना होगा। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले टोटल सीपी निकालेंगे। अब देखिए हमें सीपी के बारे में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि 10 साइकिलें प्रत्येक जो है 500 रुपये की कीमत पर खरीद रहा है और सभी के मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च कर रहा है। यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 10 गुने 500 प्लस का मरम्मत का 2,000 रुपया। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, हम 500 में अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस का हमारा 2,000 कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी टोटल सीपी हमारा क्या निकल के आ गया, 7,000 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एसपी के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसपी के बारे में दिया हुआ है कि 5 साइकिल जो है 750 रुपये प्रति साइकिल के दर से बेच रहा है। 5 को जो है 750 रुपया प्रति के दर से बेच रहा है और टोटल साइकिल कितना है 10 और शेष बच जाएगा। शेष को जो है वो 550 रुपये प्रति साइकिल के दर से बेच रहा है। तो देखिए हम यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे और 750 में अगर हम 550 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1300 और 1300 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6500। अब देखिए टोटल एसपी हमारा क्या निकल के आ गया 6,500 रुपया और टोटल जो है सीपी हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल सीपी निकल के आ गया 7,000 रुपया। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है, 500 रुपये का। कितने पर, 7,000 रुपया पर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 50/7%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं
7 सही 1/7%। हमारा क्या निकल के आ गया? हानि प्रतिशत निकल के आ गया 7 सही 1/7%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ने दिया कि व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट दे रहा है तो उसे 30% की हानि हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए अगर हमें प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो हम MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया है और हमें क्या दिया है, लॉस परसेंट दिया है। अब देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट ना देके हमें लॉस परसेंट दिया है। तो देखिए हम इस लॉस परसेंट को दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कि 40% छूट देने के बाद उसे -30% का लाभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस का 30 बटे हमारा क्या हो जाएगा 100, डिस्काउंट हमें क्या दिया 40% यानी माइनस का 40। अब देखिए 100 में से 30 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा और 100 में से 40 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा MP/CP क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा MP/CP निकल के आ जाएगा 7/6। अब देखिए उस वस्तु का CP अगर 6 यूनिट होगा तो MP कितना होगा 7 यूनिट। तो देखिए वस्तु को अगर MP पे बेचा जाए यानी अंकित मूल्य पे बेचा जाए तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 1 यूनिट का, कितने पर 6 यूनिट पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से हम काटेंगे तो 2 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा 50 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 50/3%। 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 16 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये के 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपये के 3 वर्षों का ब्याज का योगफल 120 रुपये है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, समान जो है साधारण ब्याज की दर यानी दोनों प्रिंसिपल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है। तो देखिए हम यहाँ ब्याज काउंट करेंगे। देखिए पहला प्रिंसिपल क्या दिया 300 रुपया, पहला प्रिंसिपल के लिए हमें समय क्या दिया 4 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रिंसिपल हमें क्या दिया, दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपया, समय कितना दिया 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा टोटल ब्याज निकल के आएगा वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया 120 रुपया, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 120 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से R का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, यहाँ से भी हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12R प्लस यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 12R इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24R इक्वल टू 120। अब देखिए 24 से 120 कितने बार में जाएगा 5 बार में, यहाँ से हमारा R क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 5%। हमारा आंसर क्या निकल गया 5% निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपया है, वह धनराशि है। हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8% दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का, टाइम कितना दिया 2 वर्ष का दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया है। CI माइनस SI कितना दिया 768 रुपये दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। लेकिन जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है,
दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला था उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए जब हम यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो देखिए 8% के दर से हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 16% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो देखिए हमें पहले साल प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16%। और हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उसका भी हमें 8% ब्याज मिलेगा, यानी हम 8 का अगर 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.64%। अब देखिए हम यहाँ से अगर CI माइनस SI निकालेंगे, हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.64%। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दिया, 768 रुपये, यानी 0.64% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है 768 रुपया, 768 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा 100%, तो देखिए हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 1,20,000 रुपया। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,20,000 रुपया, क्योंकि 64 से 768 कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा 100% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1,20,000 रुपये निकल के आ गया, यानी प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 1,20,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 20 दिन और दूसरा समय क्या दिया 40 दिन, तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेंगे 40 यूनिट, टोटल काम को मान लेंगे 40 यूनिट। अब देखिए 40 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। और 40 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 40 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 20 दिन में अगर 40 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। बी जो है 40 दिन में अगर 40 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे, तो देखिए 5 दिन अगर दोनों मिलकर करेंगे, यानी ए प्लस बी दोनों मिलके अगर 5 दिन काम करेंगे, 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। तो देखिए ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम हो पाएगा, 3 गुने 5 यूनिट काम हो पाएगा, यानी 15 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 40 यूनिट और 15 यूनिट काम हो गया, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। हम इस 40 में से माइनस करेंगे 15, ये हमारा कितना हो जाएगा 25 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि कितना भाग काम जो है शेष रह गया। तो देखिए 25 यूनिट काम जो है वो शेष रह गया और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 40 यूनिट, यानी यहाँ से हम इसे काटेंगे तो देखिए 5 से ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यानी यहाँ से काम जो है कितना शेष रह गया, काम जो है 5/8 भाग शेष रह गया, काम जो है 5/8 भाग शेष रह गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5/8 भाग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 किलोमीटर पर घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दूरी निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में व्यक्ति का स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा। व्यक्ति का हमें स्पीड क्या दिया है, 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 3 घंटा 45 मिनट। हमें टाइम क्या दिया है, 3 घंटा 45 मिनट। तो देखिए हम इस 3 घंटा 45 मिनट को घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 45 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। हम इसमें 60 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 घंटा। तो देखिए 3 घंटा में 3/4 घंटा ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15/4 घंटा। अब देखिए हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड में हम समय से गुना करेंगे। तो देखिए हमारा स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर घंटा, समय क्या है हमारा 15/4 घंटा। अब देखिए 4 से हमारा 4 कट जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस क्या निकल के जाएगा, 15 किलोमीटर।
अब देखिए डिस्टेंस निकल के आ गया। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर इसी दूरी को 16.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर साइकिल से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए हमें क्या निकालना, समय निकालना है। हमें क्या निकालना, समय निकालना है। दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा है 15 किलोमीटर। दूरी कितना है, 15 किलोमीटर। स्पीड कितना है, 16.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ऊपर जो है एक जीरो चला जाएगा। 15 से ये कितने बार में जाएगा, 15 से ये 11 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा टाइम निकल के आएगा 10/11 घंटा। अब देखिए हम इसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसे मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 600/11 मिनट। अब देखिए हम इसे पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। पॉइंट में चेंज करने के लिए हम इसमें 11 से भाग देंगे। अब देखिए ये 11 से कितने बार में जाएगा, 11 से 5 बार में जाएगा। हाथ में क्या जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 50। 50 11 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हाथ में क्या जाएगा 6 आ जाएगा। हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, हमारा एक जीरो आएगा। ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 जो है 11 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक और जीरो लाएंगे 50 हो जाएगा। 50 11 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा 54.54 मिनट। समय क्या निकल के आएगा 54.54 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है माना ए एक ऐसा वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। माना बी एक ऐसा वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो हमें सबसे पहले ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो है एक ऐसा वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें वर्ग का भुजा दिया हुआ है तो हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमारा ए का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माना बी एक ऐसा वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो हम यहाँ से वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं। वर्ग के विकर्ण का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √2 × a इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 14 सेंटीमीटर दिया। तो देखिए यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 14/√2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें वर्ग का भुजा पता चल गया तो हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, भुजा स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 14 × 14 और √2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 14 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। हम 14 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं a माइनस बी, हमसे पूछ क्या रहे हैं a माइनस बी। अब देखिए a हमारा क्या निकल के आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और b हमारा क्या निकल के आएगा 98, b हमारा निकल के आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस बी निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।